दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। हाँ, हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम एनबीएफसी के नाम से रेफर करते हैं। दोस्तों आपने इस टर्म को जरूर सुना होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या और ये किस तरह से फाइनेंस के क्रिटिकल वेब में फिट होता है। ये एक बैंक है लेकिन लीगली एक बैंक नहीं है, तो ये एग्जैक्टली बैंक से किस तरह से डिफर करता है, ऐसे ही कुछ सवालों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले इस एनबीएफसी के पार्ट 1 वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रेडिशनल बैंक के बियॉन्ड वर्ल्ड को इमेजिन करो, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज किसी भी कन्वेंशनल प्लेयर तक सीमित नहीं है। वहां पे दोस्तों स्टेप इन करती है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल इकोसिस्टम का जो ट्रेडिशनल बैंक से मिलने वाले सर्विसेज के बियॉन्ड जाकर वैरायटी ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी से लेकर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज तक एनबीएफसीज ने खुद से डिफरेंट नीश को खड़ा किया है बिजनेस एंड इंडिविजुअल के फाइनेंशियल नीड को कैटर करने के लिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एनबीएफसीज एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों आप एनबीएफसीज को फाइनेंशियल सुपर हीरो समझ सकते हो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बैंक। जहाँ पे बैंक सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करती है, वहाँ पे एनबीएफसी स्टेप इन करती है टू प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज दैट गोज बियॉन्ड द बैंकिंग स्पेक्ट्रम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड कंपनीज होती है जो एंगेज्ड होती है इन द डिफरेंट बिजनेसेस लाइक लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। यहाँ पे किसी अदर इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाता जिसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी के अलावा होता है, लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेस और सेल्स ऑफ एनी गुड्स, प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल्स, परचेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी होना चाहिए, लाइक लोन्स, एडवांसेस, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज का एक्विजिशन करना एक्सेट्रा। अगर किसी कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी ही है, देन उस केस में उसको 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स 50% से ज़्यादा होने चाहिए फ्रॉम द टोटल एसेट्स। एंड सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि उस फाइनेंशियल एसेट से मिलने वाला जो भी इनकम है वो भी 50% से ही ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम द टोटल ग्रॉस इनकम। अगर ये दोनों क्राइटेरिया कंपनी फुलफिल कर देती है, देन वो एनबीएफसी के नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगी बाय आरबीआई। एनबीएफसीज के एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे इंडिया में, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर करती है, लोन्स, फंड ट्रांसफर सर्विसेज, पैसों को उधार पर देना, हायर परचेस ऑप्शंस एक्सेट्रा, तो वो है बजाज फिनसर्व, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, मुथूट फाइनेंस एक्सेट्रा। एनबीएफसी सेक्टर का ओवरव्यू अगर हम देखेंगे इंडिया में, देन वो एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमको डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। 2023 तक ये एस्टिमेट किया गया था कि एनबीएफसी सेक्टर की जो साइज है वो $326 बिलियन तक चली जाएगी और ये उसके बियॉन्ड जा चुकी है, जिसका रीजन है राइजिंग डिमांड फॉर द नीश फाइनेंशियल सर्विसेज जो नॉन बैंकिंग लेंडर्स लाइक माइक्रो लेंडिंग, स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही है। एनबीएफसी सेक्टर की ग्रोथ 2 की फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर है डिमांड फॉर द लोन्स बाय एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से जो बढ़ने वाली लोन की डिमांड है, जिनको बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आती है ड्यू टू द डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऑफ द बैंक। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। सेकंड क्राइटेरिया इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द डिजिटल लेंडर्स। डिजिटल लेंडर्स का बढ़ता हुआ जो नंबर है, जो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है दैन द ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक सेकंड की फैक्टर है एनबीएफसी के ग्रोथ के लिए। बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के सर्विसेज का ओवरव्यू अगर हम देखेंगे, तो ये मेजर लेवल पर सेम ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल आता है कि इनमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। दोनों भी इकोनॉमी के अंदर मेजर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ही है, लेकिन इनमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट। सबसे पहले समझ लेते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो अकाउंट होल्डर जो है वो उसके फंड्स को उसके अकाउंट से कभी भी विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, उसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक एक्सेप्ट करती है इन द अकाउंट होल्डर्स करंट एंड सेविंग अकाउंट, लेकिन एनबीएफसीज एक्सेप्ट नहीं करती है। सेकंड इज इशूइंग चेक्स। बैंक्स की तरह एनबीएफसी चेक्स को इशू नहीं कर सकती है। थर्ड है कि अगर कोई डिपॉजिटर अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर देता है, देन उसको इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसके चलते उसको कुशनिंग मिल जाता है पैसों को फ्रॉम द लॉसेस। लेकिन अदर साइड पर एनबीएफसीज डिपॉजिटर्स के फंड्स को किसी भी तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट इज फॉरेन कैपिटल। 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कैपिटल बैंक के पास होता है, लेकिन ऐसा कोई भी कैपिटल एनबीएफसीज के पास एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है। उसके अलावा लोन्स का इजीली मिल जाना, क्रिटिकल प्रोसीजर्स का इन्वॉल्वमेंट ना होना, इवन क्रेडिट एंड सिबिल स्कोर कम होने पर लोन मिलने के लिए एलिजिबल हो जाना,
ऐसे एरियाज एंड लोकेशंस जहाँ पे लोन का एक्सेस लिमिटेड होता है वहाँ पे लोन का एक्सेस इजीली मिल जाना, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न्स मिलना एक्सेट्रा, जो कि नॉर्मल बैंक में हमको नहीं मिलता है, ये भी कुछ की डिफरेंसेस है बैंक एंड एनबीएफसीज के बीच में। तो अभी हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ एनबीएफसीज इन द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, एनबीएफसीज ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। जैसा अभी हमने बात किया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सेसिबल कर दिया है इजी एंड अफोर्डेबल वे में सभी इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल नेटवर्थ और कंपनी साइज। एनबीएफसीज ने बहुत ज़्यादा क्रेडिट एक्सेस एंड अदर एलाइड सर्विसेज को प्रोवाइड किया है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। उसके साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को भी प्रोवाइड किया है। बैंक्स के कंपैरिजन में एनबीएफसीज क्विक लोन सैंक्शन करने में एक स्टेप आगे ही है ड्यू टू द एडवांस टेक सॉल्यूशंस लाइक ओपन बैंकिंग एंड एपीआई बैंकिंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों, एनबीएफसी को हमारे फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा बनाना बेनिफिशियल भी है, लेकिन वो कुछ हद तक रिस्की भी है। तो डिपॉजिटर्स को कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है अपने पैसों को एनबीएफसीज के अंदर डिपॉजिट करने से पहले, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिपॉजिटर को ये चेक करना चाहिए कि क्या एनबीएफसी को पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए परमिट किया गया है या नहीं, या फिर वो एनबीएफसी उस लिस्ट में आ रही है जहाँ पे उनको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। सेकेंड है कि अगर कोई ब्रोकर या फिर एजेंट पब्लिक डिपॉजिट को कलेक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द एनबीएफसीज, देन उस डिपॉजिटर को ये चेक करना है कि वो ब्रोकर या फिर एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड है कि नहीं बाय द एनबीएफसी। नेक्स्ट इस डिपॉजिटर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वो डिपॉजिट एनबीएफसीज के अंदर करने वाला है वो किसी भी तरह से सिक्योर्ड नहीं है एंड उसको किसी भी तरह की इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर गारंटी नहीं लेता है कि किसी भी एनबीएफसी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमेशा ही बरकरार रहेगी। एंड अगर कोई एनबीएफसी 12.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है आपके डिपॉजिट के ऊपर, देन ट्राई करो कि आप आपके पैसों को उस कंपनी के अंदर डिपॉजिट ना करो, क्योंकि ये जो कंपनी है वो ज़्यादा रिस्क ले रही है एज कम्पेयर टू द एवरेज एनबीएफसीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एनबीएफसीज के बारे में, ओवरव्यू ऑफ इंडियन एनबीएफसी सेक्टर, बैंक्स एंड एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एनबीएफसी का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, एंड एक डिपॉजिटर को कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एनबीएफसी में पैसों को डिपॉजिट करने से पहले, उसके ऊपर भी दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये है दोस्तों ऑल अबाउट एनबीएफसीज का पार्ट 1 वाला वीडियो। इस वीडियो के पार्ट 2 में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट डोमेन्स इन एनबीएफसी सेक्टर, टॉप एनबीएफसीज इन इंडिया एंड एनबीएफसीज अपने पैसों को किस तरह से रेज करती है। सो मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।